आरबीआई ने लॉन्च किया है मिशन हर पेमेंट डिजिटल। पिछले 3 महीने से हो रहे हैं हर बार 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा वैल्यू के यूपीआई ट्रांजैक्शंस और एचडीएफसी बैंक जल्द ही अपना बेहतर यानी रिवैम्प्ड पेमेंट बैंकिंग ऐप लॉन्च करेगा। तो ये वो खबरें हैं जो हम विस्तार से जानेंगे आज के शो में। नमस्कार, मैं हूं प्रणव और फिनोमनी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि आज के शो में हम आपको क्या खास दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्यों रिजर्व बैंक मना रहा है डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक। इसके बाद हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि क्यों आरबीआई ने पीपीआई और केवाईसी नियमों के उल्लंघन के लिए अमेज़न पे पे लगाया है 3 करोड़ 6 लाख रुपए का जुर्माना। और आखिर में हम चलेंगे फिनोलैब में, जहां हम आपको बताएंगे कि टीएनपीएल यानी ट्रैवल नाउ पे लेटर लोन क्या है, ये कैसे काम करता है और आपके लिए कितना फायदेमंद है। लेकिन सबसे पहले बात खास खबरों की, तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस के साथ। आरबीआई ने लॉन्च किया मिशन हर पेमेंट डिजिटल। हर नागरिक से डिजिटल भुगतान करवाने का है लक्ष्य। 6 से 12 मार्च के बीच डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2023 की शुरुआत की है। इस मिशन का थीम है डिजिटल भुगतान अपनाएं और दूसरों को भी सिखाएं। आरबीआई ने यह भी कहा है कि हर साल चलाएगा वो ये मिशन। अब तक आप फिनटेक कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की बातें यानी खबरें सुनते आए हैं, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक फिनटेक कंपनी ने एक बैंक में निवेश किया है। जी हां, फिनटेक यूनिकॉर्न स्लाइस ने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5% हिस्सेदारी खरीदी है। खबरों के मुताबिक निवेश की राशि 30 करोड़ रुपए से कम है। स्लाइस बैंक में निवेश और भागीदारी के साथ यूजर्स के लिए कई खास तरह की सेवाएं पेश करने पर विचार कर रही है। फरवरी में यूपीआई से हर दिन होने वाले ट्रांजैक्शंस की संख्या 36 करोड़ से ज्यादा रही। इस दौरान ट्रांजैक्शंस ने 50% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की। एक साल पहले यानी फरवरी 2022 में ये आंकड़ा 24 करोड़ का था। वैल्यू के लिहाज से लेन देन 6.27 लाख करोड़ रुपए रहा। फरवरी 2022 में दर्ज 5.36 लाख करोड़ रुपए से 17% ज्यादा है। ये कुल मासिक डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस पिछले 3 महीने से हर बार 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा कर रहा है पार। फिनटेक स्टार्टअप मिंटीफी ने अपने नए फंडिंग राउंड में $11 करोड़ की राशि जुटाई। सप्लाई चेन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है मिंटीफाई। प्रेमजी इन्वेस्ट ने इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व किया। प्रेमजी इन्वेस्ट आईटी कंपनी विप्रो के फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेमजी की निजी निवेश इकाई है। मिंटीफाई इस फंड का इस्तेमाल प्रमुख क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में करेगी। पिछले साल कंपनी ने सीरीज सी राउंड में $4 करोड़ जुटाए थे। एचडीएफसी बैंक जल्द ही रिवैम्प्ड यानी सुधारों के साथ मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करेगा। एचडीएफसी बैंक साथ ही अपने पेमेंट एप्लीकेशन पेज़ैप का बेहतर वर्जन पेश करेगा। बेहतर पेज़ैप ऐप के साथ गूगल पे, फोन पे को टक्कर देगा बैंक। एचडीएफसी बैंक है देश में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक। तो हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं अपनी खास रिपोर्ट की तरफ, जहां आज हम बात करेंगे कि रिजर्व बैंक ने क्यों अमेज़न इंडिया की फिनटेक इकाई अमेज़न पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 3 करोड़ 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और ये पूरा मामला क्या है। तो ये सब समझने के लिए चलिए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कुछ ही हफ्ते पहले रिजर्व बैंक ने 32 पेमेंट एग्रीगेटरों को अपना कारोबार जारी रखने की मंजूरी दी थी। इनमें से एक अमेज़न इंडिया की फिनटेक इकाई अमेज़न पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। अब रिजर्व बैंक ने ही प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट नॉर्म्स यानी पीपीआई और नो योर कस्टमर यानी केवाईसी नियमों के उल्लंघन के लिए इस कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
Amazon पे के साथ ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर 1.67 करोड़ रुपए और मणप्पुरम फाइनेंस पर 17,63,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा एक और कंपनी ओबो पे मोबाइल टेक्नोलॉजीज पर 5,93,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। रिजर्व बैंक ने पेमेंट और सेटलमेंट्स एक्ट 2007 की धारा 30 के तहत ये जुर्माना लगाया है। सेंट्रल बैंक ने ये भी साफ किया कि ये जुर्माना नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है, न कि इन कंपनियों के जरिए हुए ट्रांजैक्शन की वैधता को लेकर। अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई ने केवाईसी नियमों के मामले में क्यों जुर्माना लगाया, और सबसे महत्वपूर्ण कि वे कौन से केवाईसी नियम हैं जिनका Amazon पे जैसी कंपनियां पालन नहीं कर रही थीं। इन सवालों का जवाब पाने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। खबरों के मुताबिक 2017 में आरबीआई ने Amazon पे जैसे फिनटेक कंपनियों से कहा था कि वो घर घर जाकर केवाईसी करने के बजाय वीडियो केवाईसी करें। सेंट्रल बैंक ने ये भी कहा था कि फिनटेक कंपनियां खुद वीडियो केवाईसी करें, थर्ड पार्टी एजेंसियों से ऐसा न कराएं। मीडिया में सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि Amazon ने अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार किया और वीडियो केवाईसी के लिए कर्मचारियों की भर्ती तेज कर दी, लेकिन Amazon पे जैसी कंपनियों को ये बदलाव लाने में कुछ देरी हो रही थी और इसी को लेकर आरबीआई ने उन पर जुर्माना लगाया है। अब केवाईसी वीडियो के महत्व की बात करें तो आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन नो योर कस्टमर डायरेक्शन 2016 में कहा कि अगर अकाउंट वीडियो आधारित केवाईसी की बजाय केवल ओटीपी आधारित ई केवाईसी के जरिए खोला गया है तो लोग केवल 1 साल तक ही अपने अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 साल के भीतर अगर वीडियो केवाईसी पूरी नहीं होती तो अकाउंट बंद हो जाएगा। रेगुलेटेड एंटिटीज जिन मामलों में वीडियो आधारित केवाईसी कर सकती हैं, अब उनका जिक्र करते हैं। अगर लीगल कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो नए कस्टमर, कंपनियों के मालिक, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और बेनिफिशियरी ओनर्स को जोड़ना। इसके अलावा धारा 17 के तहत आधार ओटीपी आधारित ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर वर्चुअल मोड में खोले गए मौजूदा अकाउंट में बदलाव करना। साथ ही समय समय पर पात्रता रखने वाले कस्टमर्स के लिए केवाईसी अपडेट करना, यानी इन मामलों में रेगुलेटेड एंटिटीज वीडियो आधारित केवाईसी कर सकती हैं। इसमें वीडियो केवाईसी की व्यवस्थितता लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रक्रिया, दस्तावेज और डेटा मैनेजमेंट शामिल करते समय रेगुलेटेड इकाइयों के लिए न्यूनतम मानक तय किए गए हैं। पूर्व में अलग अलग एजेंसियां पेपर का इस्तेमाल कर आमने सामने केवाईसी करती थीं। अब ज्यादातर कंपनियां वीडियो केवाईसी करती हैं और आरबीआई की ताज़ा कार्रवाई इस बात का साफ संकेत है कि फिनटेक कंपनियों को थर्ड पार्टी या एजेंसियों के जरिए नहीं बल्कि खुद केवाईसी करनी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट पूरे मामले और इस मुद्दे को बेहतर तरीके से समझने में आपकी मदद करेगी। आगे भी हम आपको इससे जुड़ी हर खबर बताते और समझाते रहेंगे। अब शो के आखिरी हिस्से में चलते हैं अपने फिनो लैब में, जहां हम आपको कुछ तकनीकी शब्दों के मायने समझाते हैं। और इस कड़ी में आज हम बात करेंगे टीएनपीएल लोन की कि ये लोन क्या है और आपको लेना चाहिए या नहीं। गर्मियां आने को है और गर्मियों में लोग पहाड़ों या दूसरी जगहों पर घूमने की प्लानिंग करते हैं। इस साल तो पारा और ऊपर जाएगा। मौसम विभाग पहले ही ऐसे अनुमान लगा चुका है। बढ़ते पारे के साथ एक और चीज़ बढ़ेगी जिसका नाम है महंगाई। ऐसे में पहाड़ों या कहीं और की सैर और ज़्यादा महंगी पड़ेगी। लेकिन महंगाई के तमाम दबाव के बीच भी आप अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं, और वो भी उस समय फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ऐसा कैसे होगा? ऐसा आप टीएनपीएल लोन के ज़रिए कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई ये टीएनपीएल का मतलब क्या होता है? तो टीएनपीएल का मतलब है ट्रैवल नाउ पे लेटर। इस लोन का मतलब है कि आप ट्रिप के लिए बुकिंग करते समय लोन ले सकते हैं और बाद में उसे किस्तों में चुका सकते हैं। इसके अलावा आप नो कॉस्ट ईएमआई का विकल्प भी चुन सकते हैं या लोन की राशि पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट पे कर सकते हैं। लेकिन ये सब लोन ली गई राशि और लोन की अवधि पर निर्भर करेगा। अब ये समझते हैं कि ये लोन कैसे लिया जा सकता है। आप टीएनपीएल लोन किसी ट्रैवल एग्रीगेटर की फिनटेक इकाई या बैंकों से ले सकते हैं, या फिर उन लेंडिंग ऐप्स और फिनटेक कंपनियों से जिनका किसी एग्रीगेटर के साथ टाई अप है। रीपेमेंट की अवधि 1 से 3 महीने और अधिकतम 6 महीने तक है। अधिकतम 4 लाख रुपए की राशि लोन के तौर पर ली जा सकती है। अब आखिर में एक ज़रूरी बात,
पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखें मनी 9 का प्राइम टाइम शो मनी टाइम। हमारा ये शो आप YouTube पर देख सकते हैं और साथ ही मनी 9 ऐप पे भी। तो शो देखने के लिए डाउनलोड करें मनी 9 ऐप और जानें सेविंग, इन्वेस्टमेंट, महंगाई जैसे तमाम चीज़ों से जुड़ी बड़ी खबरें। तो आज के लिए शो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।